नमस्कार साथियों, मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि साथियों मेरी इस इतिहास के सीरीज को लगातार देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको अपने पिछले वीडियो को आप जरूर देखना, मेरे इस वीडियो का, क्योंकि पिछले वीडियो का संबंध अगले वीडियो से होता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो बाबर के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या है साथियों? अकबर। आई बात समझ में, ये मुगल वंश का तीसरा महत्वपूर्ण सुल्तान हुए थे। साथियों, अकबर का पूरा नाम ना जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आई बात समझ में। साथियों, इतिहास में ना अकबर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अकबर महान है, अकबर शैतान है। तो महान कहने के पीछे कुछ कारण है, शैतान बोलने के पीछे भी कुछ कारण है। अकबर को महान इसलिए कहा जाता है कि देखो, इसका महान कहने के पीछे इसका दो रीजन है। पहला है कि अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में बहुत सारे नवनिर्माण का काम किए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से ध्यान दिया। दूसरी वजह क्या है कि इन्होंने समाज में सद्भावना को, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने की कोशिश किया। ठीक है, तो अकबर के समय ना अकबर के समय के पूर्व हुमायूं और बाबर ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हिंदुओं के ऊपर, मंदिर को ध्वस्त किए, जजिया टैक्स लगाया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इस्लामिक कट्टरता को उन दोनों शासकों ने बढ़ावा दिया था। लेकिन अकबर ने जजिया कर को भी हटा दिया, सभी धर्मों को समान रूप से फलने फूलने का अवसर दिया। ठीक है, किसी भी धर्म से जोर जबरदस्ती इन्होंने नहीं किया। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है, धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया, सामाजिक सद्भावना का इन्होंने परिचय दिया। इसी कारण इनको महान अकबर कहा जाता है। शैतान कहने के पीछे एक ही रीजन है कि देख, इनकी पत्नी तो एक थी, जोधा अकबर। ठीक है, लेकिन इनके हरम में हजारों की संख्या में महिलाएं रहती थी। हरम में रहने का मतलब होता है तो उनके साथ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, फिजिकल रूप से। तो हरम में कई सारी महिलाएं थी, इसी कारण इसको अकबर को शैतान कहा जाता है। ठीक है साथियों, बैरम खान जो इनके प्रधानमंत्री थे ना, इनके संरक्षण थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खान की, तो उनकी पत्नी से ये विवाह कर लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बैरम खान जिंदा थे ना, तो उनकी पत्नी को बहन कहकर पुकारती थी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मतलब खुद की बहन की से ये शादी कर लेता है। तो बहन के साथ कुछ थोड़ी ना शादी करेगा, इसी कारण इनको इतिहास में एक दुराचारी के नाम से भी जाना जाता है अकबर को। आई बात समझ में। तो साथियों, हम अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। तो महान अकबर या फिर शैतान अकबर का जन्म सन 1542 में होता है। तो सिंध के थार जिले में अमरकोट में सन 1542 में बिरसाल नामक एक शासक के यहाँ एक महल में होता है। ठीक है, तो अमरकोट बिरसाल के महल में इनका जन्म होता है अकबर का। इनके पिता का नाम साथियों हुमायूं है, माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और पत्नी का नाम है जोधा बाई, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है साथियों, 1556 में जब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है दिन पनाह नामक एक महल से गिरने से, सीढ़ी से गिरने से, तो जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, वैसे ही सन 10 फरवरी को बैरम खान ने ईंटों का एक सिंहासन बनाकर अकबर को बैठाकर बादशाह घोषित कर देता है, मुगल वंश का अगला बादशाह। तो तीसरा सुल्तान होता है मुगल वंश का। ठीक है, तो ईंटों के सिंहासन बनाकर उसमें बैठाकर बादशाह घोषित करता है 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी सन 1556 को, और 11 फरवरी 1556 को इसकी सूचना की अकबर बादशाह बन गया, इनकी सूचना दिल्ली में पहुंचाता है। आई बात समझ में। साथियों, इनका राज्य अभिषेक सन 14 फरवरी सन 1556 में पंजाब के कालानौर में होता है। इनका राज्य अभिषेक आपको जानना चाहिए। ठीक है, अकबर पर जिन्होंने एक पुस्तक लिखी उसका नाम है अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा के नाम से पुस्तक लिखी। ठीक है, अकबरनामा में इनका पूरा चरित्र के बारे में वर्णन है, इन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, इसका उल्लेख अच्छे से अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। साथियों, अकबर का प्रधानमंत्री था बैरम खान। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि पूरा काम, मतलब अकबर का पूरा काम, मुगल सत्ता का संचालन बैरम खान ही कर रहे थे, क्योंकि इस समय अकबर मात्र 13 वर्ष 4 महीना का था जब शासक बना, बादशाह बना। तो उस समय मिच्योर नहीं था, अपरिपक्व था। तो अपरिपक्व होने के कारण सत्ता को संचालित नहीं कर पाते थे। लेकिन एक विद्वान, एक प्रतापी
इंसान हुए बैरम खान, जिन्होंने सत्ता को संचालित किया प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है साथियों, तो बैरम खान के संरक्षण पर हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है अधीन। ठीक है, तो अकबर के अधीन रहते हुए बैरम खान ने संरक्षण के तौर पर सन 1556 से 1560 के मध्य काम किया। ठीक है, तो 1556 से 1560 का मध्य बैरम खान के संरक्षण का काल है। इन्हीं 4 वर्षों में अकबर के अधीन रहते हुए बैरम खान ने शासन किया, सत्ता को संचालित किया मुगल वंश का। ठीक है, तो अकबर का उस समय उम्र 14 साल का था। तो 14 साल की उम्र में मैच्योरिटी नहीं आती, तो बैरम खान ने मुगल वंश की सत्ता को संचालित किया। आई बात समझ में। तो साथियों, प्रारंभिक जीवन में बैरम खान का संरक्षण था। ठीक है, अभी बताया कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैरम खान के संरक्षण का काल कहां से कहां तक था। सन को डेट को पूछा था ना बाकायदा। तो 1556 से 1560 के मध्य इन्होंने काम किया था संरक्षण के तौर पर। ठीक है साथियों, अब पानीपत का दूसरा युद्ध हम देखेंगे। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर सन 1556 को हुआ था। आई बात समझ में। साथियों, अकबर छोटे होने के बावजूद भी ना बहुत ज्यादा मतलब महत्वाकांक्षी था। ठीक है, जन्म 1542 में हुआ और 1556 के बीच डिस्टेंट किया था। मात्र महज 14 वर्ष है। तो महज 14 वर्ष में ये महत्वाकांक्षी शासक हुए थे। ठीक है, तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में अकबर ना पंजाब को जीतने के लिए युद्ध में भाग लेने के लिए वो गया था। ठीक है, तो अकबर जब पंजाब में थे ना, तब आदिल शाह का सेनापति हेमू दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, अकबर जब 14 वर्ष की उम्र का था तो पंजाब को जीतने के लिए वे वहां से चले गए। ठीक है, दिल्ली से चले गए। जब पंजाब में थे अकबर, तो आदिल शाह जो अफगान शासक थे, उनके सेनापति का नाम है हेमू, तो इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तो दिल्ली पर एक शासक थे, मुगल शासक तारदी बेग। ठीक है, तो तारदी बेग को हराकर इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और उनको कब्जा कर लिया दिल्ली को। ठीक है, तो 14 वर्ष की उम्र में अकबर ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए जब गया था, तो ऐसे मतलब अनुकूल परिस्थितियों में आदिल शाह के सेनापति हेमू ने तारदी बेग को हराकर, तारदी बेग कौन था, तो मुगल वंश के शासक थे, तो तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। आई बात समझ में। साथियों, जब इसकी सूचना अकबर को पता चलता है ना, तो अकबर हेमू को हराने के लिए दिल्ली आता है। आई बात समझ में। तो दिल्ली आते समय इनका मिलन पानीपत हरियाणा नामक स्थान में होता है। तो अकबर और हेमू के बीच, हेमू दरअसल एकमात्र हिंदू शासक थे मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू था। ठीक है, और अकबर मुगल के बीच पानीपत हरियाणा में भयानक युद्ध होता है, जिसमें युद्ध के दौरान क्या होता है, जब युद्ध होता है ना, तो एक तीर हेमू के आंख में लग जाता है। ठीक है, जब आंख में लग जाता है तो वह घोड़े से गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है। तो अफगानों का जो सेनापति था, जो अफगानों के जो सेना थे ना, वो नेतृत्वहीन हो जाते हैं। तो नेतृत्वहीन होने के कारण, आंख में तीर लग जाने के कारण उनकी सेना पूरी तरह से पराजित हो जाता है, क्योंकि नेतृत्वहीन होने के कारण हेमू की सेना पूरा पराजित हो जाता है और इस प्रकार पुनः दिल्ली पर अकबर अधिकार कर लेता है। आई बात समझ में। तो सन 1556 में 5 नवंबर 1556 में हेमू अफगान शासक और अकबर के मध्य भयानक युद्ध होता है, पानीपत के युद्ध, जिसमें हेमू पराजित हो जाता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। आपको याद रहना चाहिए। साथियों, बैरम खान की मृत्यु को हम अच्छे से देखेंगे। 1560 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। जब बचपना था ना अकबर का, तो संरक्षण के तौर पर काम किया बैरम खान। तो धीरे धीरे इनका कद अकबर के सामने बढ़ता ही जा रहा था। मुगल वंश को संचालित करने के कारण इनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लगभग हर छोटे डिसीजन बैरम खान ही लेते थे। इससे जो अकबर के जो पड़ोसी थे ना, अफगान शासक थे, ये इनसे जलने लग गए। बैरम खान से, उसकी उन्नति से जलने लग गए, तो अकबर को भड़काने लग गए। आई बात समझ में। तो इस समय अकबर का भी उम्र ना 18 साल का हो गया था। तो 18 साल का हो गया था। तो 18 साल में इंसानों की मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो वे भड़क गए, सरदारों की बात से भड़क गए और खुद ही सोचने लग गए। ठीक है, कि ये
कि सत्ता को मैं भी संचालित कर सकता हूँ, अब 18 साल का हो गया हूँ, बैरम खान की ज़रूरत नहीं है करके ये भी धीरे धीरे समझ में आ गया। तो हर छोटी छोटी बातों में बैरम खान और अकबर के बीच लड़ाइयाँ होती थी, बातों बातों में। अब अकबर खान ने अपने रास्ते से हटाने के लिए बैरम खान को दिमाग से, चतुराई से मरवा ही देता है। आई बात समझ में। तो अकबर को कुछ सरदारों ने भड़काया, भड़क भी जाते हैं, ठीक है। अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का आदेश देता है, ठीक है साथियों। अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का आदेश देता है, ठीक है। तो मक्का दरअसल मुसलमानों का पवित्र स्थल है, ठीक है साथियों। अकबर और बैरम खान के बीच में तिलवाड़ा में युद्ध होता है, जिसमें बैरम खान पराजित हो जाता है, ठीक है। तो अकबर और बैरम खान के बीच तिलवाड़े में युद्ध होता है, जिसमें बैरम खान पराजित होता है। तो पराजित होने के बाद साथियों बैरम खान के सामने 3 विकल्प रखते हैं अकबर, ठीक है। पहला कि आप मक्का चले जाए हमेशा के लिए, दूसरा कि आप मेरे अंडर में रहे और सूबेदार की तरह काम करें, तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप सेनापति बन जाए। चूंकि बैरम खान ना अपने पूरा जीवन काल में उच्च पद पर आसीन थे, अब अकबर ना मतलब छोटे पद का ऑफर दे रहे थे ना, तो छोटे पद का ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया और मक्का जाने का डिसीजन उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो मक्का जाने के क्रम में, मक्का जाने के रास्ते में एक पाटन गुजरात अहमदाबाद में एक मुबारक खान नामक एक अफगान ने इनकी हत्या कर देता है। तो मक्का जाते समय पाटन में, गुजरात में, अहमदाबाद में मुबारक खान नामक एक अफगान इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। देखो बैरम खान और ना मुबारक खान के बीच में एक रंजिश थी, ठीक है। मछुआरा के युद्ध में बैरम खान के नेतृत्व में मछुआरा के युद्ध में सिकंदर सुर को हराया था। सन 1555 की ये बात है, ठीक है। तो ये उनका भाई था, तो सिकंदर सुर का भाई कौन था? मुबारक खान। तो मुबारक खान इनसे चिढ़े हुए थे बैरम खान को, ठीक है। तो बैरम खान से तो जब ये गुजरात की ओर जा रहे थे ना, तो उनकी हत्या कर दी। आई बात समझ में साथियों। जब अकबर ने बैरम खान की मृत्यु के बाद बैरम खान की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और इनका पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षा दी और खाना की उपाधि इन्होंने दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था अकबर को शैतान क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बैरम खान की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से ये विवाह कर लेता है। अब उनके पुत्र अब्दुल रहीम को ये शिक्षा देता है और जो 9 रत्न थे ना अकबर का, तो उन 9 रत्नों में उनका एक नाम था अब्दुल रहीम का और उनको खान की उपाधि दिया जाता है। साथियों अकबर के काल में ना एक बैरम खान का संरक्षण काल भी था, 1556 से 60 के बीच में। अब ठीक है, अब अकबर के शासन में पर्दा शासन भी आया, पेटीकोट शासन भी आया, ठीक है। तो पेटीकोट शासन 1560 से 1562 के बीच में रहा। पेटीकोट पर्दा का मतलब होता है, पेटीकोट पर्दा शासन का मतलब होता है कि इन्होंने महिलाओं के संरक्षण में, उनके दिशा निर्देश में, उनके नियंत्रण में अकबर ने काम किया। यही है पर्दा पेटीकोट शासन, ठीक है। तो अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, इनकी धायमा महाम अंगा और आदम खान आदि समूह के नियंत्रण में अकबर ने काम किया, ठीक है। तो पर्दा शासन पेटीकोट शासन का मतलब होता है कि इन्होंने महिलाओं के नियंत्रण में अपने सत्ता को संचालित किया, उनके कंट्रोल में ये रहा अकबर। आई बात समझ में। तो 1560 से 1520 के बीच में पेटीकोट का शासन था। साथियों अकबर ऐसे पहले सुल्तान हुए, शासक हुए, जिन्होंने सभी दिशाओं में अपने साम्राज्य को फैलाने की बहुत ज़्यादा भरसक कोशिश की है। आई बात समझ में। उत्तर में भी साम्राज्य को फैलाने के काम किए, दक्षिण में भी प्रयास किए, पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में इन्होंने एक भी दिशा को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इनका साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। यूपी में गोंडवाना नाम का एक क्षेत्र है, तो गोंडवाना का विजय सन 1564 में ये करते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना में उस समय ना चंदेल शासिका दुर्गावती थी। दुर्गावती का नाम दुर्गावती इसलिए पड़ा क्योंकि अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। साथियों ये गोंडवाना क्षेत्र में संरक्षिका के तौर पर शासन चला रही थी, ठीक है। तो अकबर और चंदेल शासिका दुर्गावती के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है और गोंडवाना मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। तो गोंडवाना विजय सन 1564 में अकबर करते हैं दुर्गावती को हराने के बाद, ठीक है।
साथियों इन्होंने राजपूतों के साथ ना वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है, साम्राज्य के विस्तार के लिए कई राजपूत महिलाओं से इन्होंने शादी किया, युद्ध भी किया। आई बात समझ में। तो राजपूत क्षेत्र है मेवाड़, तो मेवाड़ के शासक थे 1566 से 1567 के बीच में राणा उदय सिंह, ठीक है। तो अकबर ने राणा उदय सिंह को पराजित किया 1566 में, ठीक है। तो उदय सिंह पराजित हुआ और मेवाड़ को भी अपने अधीन कर लिया। साथियों महान युद्ध होता है इतिहास में, जब भी प्रमुख युद्धों में नाम आता है तो उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। सन 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आई बात समझ में। तो अकबर का सेनापति थे मान सिंह जो कि हिंदू थे, और दूसरा सेनापति थे आसफ खान जो कि मुसलमान थे। महाराणा प्रताप का एक सेनापति था हकीम खान, आई बात, जो कि एक मुसलमान थे। अंततः साथियों दोनों के बीच में युद्ध होता है और महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है। महाराणा प्रताप के पराजित होने के बाद अमर सिंह शासक बनता है, ठीक है। साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया और पराजित करने के बाद अमर सिंह वहां का शासक बनता है, ठीक है। साथियों मेड़ता जो कि राजपूत क्षेत्र है, रणथंभौर कालिंजर मुगल के अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अकबर के सैनिक क्षमता, उनके युद्ध पराक्रमण क्षमता को देखकर बिना लड़ाइयाँ लड़े मेड़ता रणथंभौर कालिंजर के शासकों ने मुगल की अधीनता ऑटोमेटिक स्वीकार कर ली। इससे स्पष्ट होता है कि कितना प्रभावशाली हो गया था अकबर अपने कार्यकाल में, ठीक है। साथ ही उन्होंने गुजरात अभियान भी चलाया, ठीक है। तो गुजरात के शासक थे उस समय सूरत के क्षेत्र में मुजफ्फर खान तृतीय। तो गुजरात पर इन्होंने चढ़ाई करता है और मुजफ्फर खान को पराजित कर देता है और सूरत को ये जीत लेता है, ठीक है। सूरत को जीत लेता है। जब मुजफ्फर खान पराजित हो जाता है तो मिर्जा अजीज कोका यहाँ का शासक बन जाता है। तो मिर्जा अजीज कोका अकबर के विरुद्ध पुनः विद्रोह करता है और विद्रोह को दबाने के लिए पुनः तेजी से गुजरात अभियान में पुनः निकल जाता है और मिर्जा अजीज कोका को के विद्रोह को दबा देता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। साथियों देखो तैमूर के वंशज ने गंधार काबुल क्षेत्र में भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। तो अपने वंशज होने के कारण, उनके वंशज का क्षेत्र होने के कारण इन्होंने गंधार और काबुल के क्षेत्र में भी युद्ध किया और गंधार काबुल क्षेत्र को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। यह घटना है साथियों 1581 की, ठीक है। साथियों अकबर ने दक्षिण अभियान भी चलाया, सभी क्षेत्रों में इन्होंने अभियान चलाया, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अकबर ने दक्षिण अभियान के अंतर्गत खानदेश और अहमदनगर को जीता, ठीक है। तो खानदेश अहमदनगर को इन्होंने जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। अकबर का अंतिम जो होता है अभियान वो होता है असीरगढ़। असीरगढ़ को दरअसल दक्षिण का प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो असीरगढ़ का युद्ध सन 1601 में अकबर करता है। तो 1601 अंतिम अभियान है असीरगढ़ का। आई बात समझ में साथियों। मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को से अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पुनः रिविजन करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। 1542 में इनका जन्म होता है अमरकोट में, ठीक है, बिरसाल के महल में होता है। इनके पिता का नाम है हुमायूं, माता का नाम है हमीदा बानो बेगम, ठीक है। 10 फरवरी को 1556 में बैरम खान ने ईंटों का एक सिंहासन बनाकर उसमें बैठाकर अकबर को बादशाह घोषित करता है। इसकी सूचना 11 फरवरी को दिल्ली में पहुंचा देता है कि अकबर बादशाह बन गया, ठीक है। 14 फरवरी सन 1556 को पंजाब के कालानौर में इनका राज्य अभिषेक होता है। अकबर पर अकबरनामा अबुल फजर ने लिखा है। साथियों प्रधानमंत्री था बैरम खान। बैरम खान का संरक्षण काल था 1556 से 1560, ठीक है। अकबर का उम्र इस समय 14 वर्ष का था जब बैरम खान संरक्षण के तौर पर काम कर रहे थे। प्रारंभिक जीवन में बैरम खान का ये संरक्षण था। पानीपत का महान युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। अकबर जब 14 साल का था ना तो पंजाब को जीतने के लिए वहां चला गया था, ठीक है। लेकिन अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करता है और मुगल शासक तारदी बेग को हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। जब इसकी सूचना अकबर को मिलता है ना तो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए पानीपत में एक युद्ध होता है, ठीक है। तो जिसमें हेमू पराजित हो जाता है और दिल्ली पर पुनः अकबर का मुगल शासन की स्थापना हो जाती है, ठीक है।
तो जब बैरम खान का कद धीरे धीरे बढ़ रहा था ना मुगल वंश में, तो उस समय कुछ सरदारों ने अब अकबर के आसपास